अच्छा भाई, तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं अपना आउटपुट क्या सही हुआ या नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर एक ईमेल डाल दिया, test@gmail.com, पासवर्ड 123, साइन अप किया। तो इसने एक एरर दिया कि भाई आपका पासवर्ड जो है वो क्या है, वीक है, पासवर्ड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लाजमी 6 लेटर होने चाहिए। तो आपने यहाँ जाकर पासवर्ड कर दिया 123123, साइन अप किया। साइन अप करने के बाद आपके कंसोल पर इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही होंगी। अगर ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल सही होगा तो आपके कंसोल पर मल्टीपल चीज़ें आपको रिटर्न हो रही होंगी। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर आकर अगेन से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने डाला ईमेल, पासवर्ड डाल दिया 123123, साइन अप किया। साइन अप करने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशनल, कंडीशनल्स, ऑपरेशनल टाइप और यूज़र। सबसे मेन हमारे पास क्या है, यूज़र। सबसे मेन क्या हमारे पास, यूज़र। तो आपने यहाँ पर आके, अब ये हमने कंसोल किया हुआ है सिंपल। अब अगर मैं दोबारा से इसको हिट करूँगा तो ये साफ सी बात है, मुझे वो एरर देगा कि भाई ये ईमेल एड्रेस पहले से यूज़ है। ये सब एरर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हुए पड़े हैं, हमें कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पे जाकर इसमें आपका अगर आप लिखते हो error.message, और अब हम चेक करते हैं, वही ईमेल डालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ एरर बता रहा है कि भाई पासवर्ड जो है ना मस्ट बी आ लेटर 6 कैरेक्टर। तो आप सिंपल क्या करोगे, कंसोल की जगह क्या दिखा दोगे, अलर्ट। अभी के लिए अभी हम टोस्टिफाई को यूज़ करते हैं। अब हमने वीक पासवर्ड डाला तो हमें अलर्ट बताएगा कि भाई पासवर्ड जो है ना आपका वो 6 लेटर से ज़्यादा होना चाहिए। पहले हम कंसोल पे दिखा रहे थे, अभी हमने अलर्ट पे दिखाया ताकि यूज़र को नज़र तो आए कि मसला क्या है। अब ये देखिए ये डेटा जा रहा कहाँ पे है। अब ये डेटा जो आपका स्टोर हो रहा है, ये आपका डेटा जा रहा है ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन में साइन इन, ये वो दोनों के दोनों ईमेल जो हमने अभी डाले थे वो आ रहे हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको रजिस्टर करता हूँ, उसी ईमेल से रजिस्टर करता हूँ, तो अब ये रजिस्टर हो जाएगा। ईमेल सही डालता हूँ और पासवर्ड सही डालता हूँ तो कंसोल पे ये डेटा आ गया। इस डेटा आने का मकसद कि अगर आप पेज को आकर रिफ्रेश करोगे तो आपके पास यहाँ पर वो यूज़र आ चुका होगा, वो यूज़र आ गया। अब आप जाहिर सी बात है दोबारा से साइन अप करूँगा तो भाई एरर देगा, दी ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़, कि ये ईमेल एड्रेस पहले से क्या है, यूज़ है। अब आपने सिंपल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। अब ना ये आपने रोकना है। ये अगर अब मैं हिट करूँगा तो बोल रहा है ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेट, क्योंकि ईमेल क्या है, खाली गया है। तो ये सब एरर
बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस ने संभाल के रखे हुए हैं, उसने बना के रखे हुए हैं, हमें वो रिटर्न हो रहा है क्योंकि आप ईमेल नहीं दोगे तो भाई सही सी बात है कि ईमेल की फॉर्मेट गलत है। अब मैंने सिर्फ नाम लगा दिया और हिट किया तो भी फॉर्मेट गलत है, बोल रहा है भाई आपके पास ना पासवर्ड खाली नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा अच्छा ये पासवर्ड खाली नहीं होता, हिट किया तो बोल रहा है भाई जो आपका ईमेल है ना इसकी फॉर्मेट सही नहीं है। ये सब के सब एरर्स डिफाइन है फायरबेस के अंदर, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ईमेल नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये सब यहाँ पे डिफाइन है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें यूज़र को रजिस्टर करवाना है। अगर ईमेल पासवर्ड उसका सही होगा तो इजीली यहाँ पर आपके रजिस्टर हो जाएगा। एक नया टेस्ट करते हैं, ईमेल डालते हैं smit@gmail.com, साइन अप किया और अच्छा अभी भी कंसोल भी दिखाया है तो कंसोल भी आया होगा। एक ऑब्जेक्ट आया जिसमें यूज़र रिटर्न हो गया। यहाँ पे आएंगे, पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर SMIT वाला भी आ चुका होगा। अब हम इसके डेटा की बात करते हैं। इस डेटा को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है UID। सबसे मेन चीज़ क्या होती है? UID। क्योंकि हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो होता है नॉन SQL। हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो फायरबेस हो या MongoDB हो, दोनों नॉन SQL हैं। सर हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं कौन सा है? आप हाँ क्या देख रहे हैं यार? क्या देख रहे हैं? हाँ तो भाई तो हमसे पूछो ना, पिछला हो अगला हो हमसे पूछो यार। अगर मेरी समझ नहीं आती फिर बोलोगे सर आपकी समझ नहीं आती क्या करें, फिर भले पूछो। कोशिश करो यार, देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपस में हम लगे रहते हैं और फिर हमें बाद में समझ आती है क्यों भाई ये मसला क्या था, सर के पास तो सही हो गया था, सर ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के टॉपिक करा दी है, अब यहाँ हम क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। फिर हमें बीच में कोर्स छोड़ना पड़ जाता है कि अब भाई मुश्किल हो गया, अब पानी सर से गुजर चुका है, तो पानी सर से गुजर जाएगा फिर हम नीचे सिंपल तैरते रहेंगे और तैरने के बाद क्या होगा कि पानी इतना ऊपर जा चुका होगा कि अब बस, अब तो यहाँ फिर बैठने हुए भी ना अपने आप पे गुस्सा आएगा सर पे कि समझ आ रहा नहीं होगा, फिर मेरी आवाज़ भी ऐसा चीखे लगेंगी कि ओ भाई ये क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या नॉन SQL, क्या MongoDB। तो इसलिए कोशिश करो जब समझा रहा हूँ तब हम इधर होने चाहिए, क्योंकि वीक में एक तो क्लासेस 2 हैं, 4-5 क्लासेस होती, हर रोज़ प्रैक्टिस होती तो बात अलग थी। और फिर सर ने बोला था कि मैं क्लास कराऊंगा, सर ने भी टॉपिक करा दी जी। हाँ MongoDB एट द एंड, जब लास्ट पे होंगे MongoDB, क्योंकि हमारे पूरे कोर्स का नाम मर्न है ना, मर्न में सबसे पहले M आता है, मोंगो, तो ये तो लाजमी है भाई। मोंगो पढ़ेंगे, एक्सप्रेस पढ़ेंगे, रेक्ट पढ़ेंगे, नोड.js सब पढ़ेंगे। अभी तो हम स्टार्टिंग पे है ना, तो हम बात कर रहे हैं नॉन SQL। अक्सर सवाल किया जाता है भैया SQL और नॉन SQL में क्या फ़र्क है? सिंपल सा फ़र्क है, SQL में प्राइमरी की फॉरेन की होती है, SQL तो सबने पढ़ी है ना भाई, यूनिवर्सिटी में SQL सिखाई जाती है, वो प्राइमरी की फॉरेन की का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, वहाँ पे टेबल्स बने होते हैं, टेबल्स का रिलेशन होता है। नॉन SQL में कोई टेबल नहीं, नॉन SQL में कोई टेबल नहीं होता। नॉन SQL में हम ऐसी IDs बनाते हैं कि उसकी ID यहाँ फेंकवाते हैं, इसकी ID वहाँ फेंकवाते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं हमने एक पोस्ट की, फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में यूज़र का अकाउंट क्रिएट हुआ और इसको आप MongoDB या फायरबेस के हिसाब से लेके चलते हैं। हम SQL की बात नहीं करेंगे, SQL से हमारी दुश्मनी हो, वो यूज़ नहीं किया तो हमारा है ही नहीं। SQL जो बंदा PHP पे काम करता है उसके लिए VIP है। फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे आपका अकाउंट बना, आपकी एक ID जनरेट होगी, आपकी एक क्या होगी, ID जनरेट होगी। अब आप जब पोस्ट करोगे, जब पोस्ट करोगे तो पोस्ट करते वक्त आपकी ID पोस्ट में डाली जाएगी, पोस्ट में डाली जाएगी ताकि कल हम ये जान सकें कि ये पोस्ट किसकी है। जब आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड होती है तो रिक्वेस्ट में आपकी ID डाली जाती है।
मैं अगर आपको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा फेसबुक पे, तो मैं आपकी आईडी आपको नहीं समझ, सामने मेरा सिर्फ नाम आ रहा है, लेकिन जब आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे या मैं आपको भेजूंगा तो मेरी आईडी आपके पास जाएगी, आपकी आईडी मेरे पास आएगी। क्यों? कि उसमें डेटाबेस आईडी के ऊपर बना होता है, कोई टेबल बीच में नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे मोंगोडीबी खोलूँ, चाहे मोंगोडीबी है नहीं यहाँ पर, तो अच्छा या एग्जाम्पल के तौर पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, SMIT क्विज माई वेबसाइट, इसमें देखते हैं क्या पता इसमें कुछ हो इस टाइप का। हाँ, इसमें जाते हैं, रियल टाइम डेटाबेस। अब देखें इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है। एक है बैच, एक है क्लास टाइम, एक है कोर्स, एक है जेंडर, एक है रिजल्ट और एक है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट का जो रिजल्ट बना हुआ है, इस स्टूडेंट के जितना भी जो, अब यहाँ से आपकी एक आईडी उठाई जाएगी। आपका जब अकाउंट क्रिएट हुआ उस टाइम स्टूडेंट के अंदर आपका अकाउंट जनरेट हो गया। जब आप रिजल्ट में जाओगे तो हर बंदे के रिजल्ट में डेटा आ रहा होगा कि भाई इसने, इसका स्कोर ये था, इसका बैच ये था। इसके अंदर आप अपनी यूज़र आईडी रखोगे ताकि कल अगर ये कौन है, ये हमारे पास है, इसका नाम है उसामा शाह। अब जब उसामा शाह आए तो उसके बाद अपनी एक आईडी होगी, वो जब अपना रिजल्ट चेक करेगा तो उसको सिर्फ हम उसका रिजल्ट दिखाएंगे, किसी और का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेगा तो लॉगिन में ये आईडी अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, एक तो यहाँ पे स्ट्रिंग, ये आईडी यहाँ पर भी होगी और लाजमी सी बात है जब इसका अकाउंट बना होगा उस टाइम भी इसकी आईडी स्टोर हो रही होगी। ये सिर्फ यूज़र का डेटा है, यूज़र का ईमेल, यूज़र का नाम, यूज़र की फ़ोटो और यूज़र की यूआईडी। अब इस जब ये अपना टेस्ट देगा, क्विज देगा, तो जब इसका रिज़ल्ट बनेगा तो रिज़ल्ट बनते वक्त हमने एक कलेक्शन बनाया है रिज़ल्ट का, उस रिज़ल्ट के अंदर जाएगा और रिज़ल्ट के अंदर अब इस बंदे ने इतने ज़्यादा टेस्ट दिए हुए हैं, इसने ये पहले एक ये टेस्ट दिया बैच फॉर HTML5 का, फिर इसी बंदे ने एक और टेस्ट दिया बैच फॉर गिटहब एंड क्विज का। तो इसने जितने भी टेस्ट दिए थे, जितने भी रिजल्ट थे, वो एक आईडी में बने और हर आईडी के अंदर इसकी अपनी आईडी रखवाई गई है, इसकी अपनी यूज़र आईडी रखवाई गई है। अभी ये आधे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा कौन सी आईडी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं वापसी आता हूँ सिंपल ये बताने के लिए कि भाई नॉन एसक्यूएल में आपसे कोई भी पूछे भाई एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल में क्या फ़र्क है। एसक्यूएल में प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशन बनाया जाता है, नॉन एसक्यूएल में कोई प्राइमरी फॉरेन की नहीं होता, आईडीज़ की ब्याह पर रिलेशन बनता है। मतलब आईडी, अब अगर मेरी जितनी पोस्टें होंगी उन सब पोस्टों में मेरी यूज़र आईडी गिराई जाएगी ताकि कल मैं आऊँ तो मेरे पास मेरी सिर्फ पोस्ट आए, सबकी पोस्टें मेरे सामने ना आए। तो इसलिए आप आईडीज़ के ब्याह पे खेलते हो। अभी किसी को अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है ना कि यार ये आईडीज़ क्या, कौन सी आईडीज़ आएंगी, तो टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ ये समझो कि भाई हमने एक चीज़ का डिफरेंस पढ़ा है एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। नॉन एसक्यूएल में आईडीज़ होती हैं, एसक्यूएल में प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन होता है। बस इतनी लंबाई तो नहीं करो, अगर लंबाई करोगे खुद फंस जाओगे, क्योंकि फायरबेस तो अभी स्टार्ट किया है, इसमें हम ये सब कुछ करेंगे जो अभी बता रहा हूँ ना। ये पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो ये सब आ जाएगा कि किस तरह कलेक्शन बना रहे हैं, कौन किसकी पोस्ट को लाइक कर रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी ऐप को उठाएंगे जिसमें ये सब काम हो और उसका पूरा डेटाबेस क्रिएट कराएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं। अब हम एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यूआईडी, ये तो आपके पास जब भी अकाउंट बनेगा, जब भी अकाउंट आपका यूज़र का बनेगा तो उसकी एक क्या जनरेट होगी, यूआईडी। आपने याद रखना है यूज़र, इसको बोला जाता है यूज़र आईडी। हर बंदे की अपनी अपनी एक आईडी जनरेट होगी। अगर आप इधर आकर कंसोल में लिखो यूज़र.यूज़र.यूआईडी, तो अब जब अकाउंट जनरेट होगा
तो आपके कंसोल के अंदर साइन अप किया तो हमारे कंसोल में सिर्फ अब क्या आएगी, यूआईडी। तो ये यूआईडी जब इसका अपनी प्रोफाइल बनेगी तो वो अपनी प्रोफाइल की आईडी इस आईडी की ब्याह पे बनाएगा। और ये कहाँ पर होगी, ये पड़ी हुई है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये जो अभी मैंने अकाउंट बनाया है वो भी आ जाएगा, और उसकी यूज़र आईडी क्या है, K75, और यहाँ पर भी क्या है, 75। मतलब ये वही की वही यूआईडी उठाकर आपको रिटर्न हो गई। मतलब ये हम क्यों करा रहे हैं सवाल कि भाई ये क्या करवा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यूज़र का जब अकाउंट बने तो उसकी एक रिटर्न में हमें यूआईडी मिल जाए। क्योंकि यूज़र का अकाउंट बनते वक्त यूज़र अपना नाम देगा, अपनी पिक्चर देगा, अपनी जेंडर देगा, डेट ऑफ बर्थ देगा। लेकिन याद रखेंगे आप, ऑथेंटिकेशन के सेशन में सिर्फ दो चीज़ें स्टोर होती हैं, ईमेल और पासवर्ड। इसमें और कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता। अब यूज़र ने तो अपनी प्रोफाइल में अपना नाम भी डालना है, अपनी एज भी डालनी है, अपना हर सब कुछ डालना है, तो वो किस तरह डालेगा, वो रियल टाइम डेटाबेस या फायर स्टोर डेटाबेस। हमारे पास फायरबेस में दो टाइप के डेटाबेस हैं, एक फायर स्टोर, दूसरा रियल टाइम डेटाबेस। ये दो डेटाबेस हमारे पास होते हैं, एक फायर स्टोर, एक रियल टाइम डेटाबेस। सवाल है दो क्यों बनाए गए। रियल टाइम फायरबेस रियल टाइम के लिए चैट ऐप, आप जब चैट ऐप बनाते हो तो आप इजीली रियल टाइम पे यूज़ करते हो। जब आपको डॉक्यूमेंट की शेप में डेटा चाहिए होता है तो आप फायर स्टोर यूज़ करते हो। अगर हम इसको थोड़ी सी इसकी पिक्चर देख लें कि भाई कैसे होता है तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। जब फायर स्टोर में डेटा स्टोर होगा अबे भाई कहाँ फंस गए हम तो। वापसी आते हैं भाई, बहुत बड़ी पंचायतें फंस गए हैं। ये अच्छा, ये हमारे पास तो ये हमारे यहाँ पे इसने दिखा दिया। ये वाला जो है आपके पास डेटा, ये आपके पास होता है रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम में इस तरह करके डेटा स्टोर होता है, टाइमर्स उसके अंदर इस तरह करके, आईडीज के अंदर। ये कौन सा डेटाबेस है, रियल टाइम। नॉन एसक्यूएल दोनों के दोनों है, जो हम डेटाबेस यूज करेंगे वो होंगे नॉन एसक्यूएल। अब आपके पास, अब हम दूसरे को देखते हैं, फायर स्टोर। तो फायर स्टोर के अंदर कुछ डेटा इस तरह करके, ये कोई ये रहा, शुक्र, ये देखें, ये फायर स्टोर है और ये रियल टाइम है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें डेटा इजीली आप मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से डेटा को देख सकते हो। देखो यहाँ पे है ऑर्डर की हिस्ट्री, फिर उसमें एक डॉक्यूमेंट बना ऑर्डर की हिस्ट्री के अंदर, और उसमें जाकर आपका डेटा स्टोर हुआ। इधर क्या हो रहा है, सब उसी के अंदर। तो इसको व्यू करना बहुत मुश्किल बन जाता है। इस डेटा को देखना कितना मुश्किल है कि सब मैं आईडीज़ खोलूँ और हर एक में जाके देखता रहूँ, तो ये मुझे बहुत मुश्किल है बनिस्बत ये। अब सवाल है कि भाई कब क्या यूज़ करना चाहिए। अगर आप रियल टाइम चैट बना रहे हैं तो रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करें, नहीं तो आप फायर स्टोर यूज़ कर सकते हैं। दोनों के दोनों डेटाबेस ही हैं, सही है भाई। तो अब आपने सिंपल ये यूज़र का अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट तो बन गया, अब इसको लॉगिन भी तो कराना है। लॉगिन कराने के लिए कोई बड़ी पंचायत नहीं करनी। अभी के लिए हम इसी पेज पर, क्योंकि मैं मल्टीपल पेज बनाऊंगा ना तो हम घूम जाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी हम सिंपल बनाएंगे, फिर पूरी वेबसाइट बनाएंगे, तो उसमें पूरे का पूरा ये काम करेंगे। हमने एक और बटन बनाया, साइन इन। एक बटन बनाया कौन सा, साइन अप। एक बटन बना लिया, साइन इन।
साइन इन के लिए हमें पता है कि भैया आपको एक बटन बनाना होगा और आईडीज के ब्याह पर जो आपने आईडी यहाँ सेट कराई है, ये आ गया साइन इन, और पूरे का पूरा आपने इसको कॉपी किया, यहाँ डाला, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। फंक्शन का नाम चेंज किया, साइन अप से क्या कर दिया, साइन इन। जैसे क्लिक को, अब अकाउंट नहीं बनना चाहिए, अब होना चाहिए साइन इन विथ अच्छा ये है सही, लेकिन फिर भी ना अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेना चाहिए कि कहीं लंबाई ना हो जाए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आके ये आपके पास ये रहा, बस आपने ये लिखना है साइन इन विथ। मेरे ख्याल में था तो सही, लेकिन फिर भी अच्छा है कि हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद लगा लो यहाँ पर, ताकि कोई मसला ही ना हो ना यार। अच्छा, तो आपने साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी अच्छा ही नहीं है, ये मैं अगर वो ना बना के देता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये फायरबेस की मेहरबानी है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे आओगे, अब आप यहाँ पे जाकर इसी पेज के ऊपर आप अगर इसको, एक मिनट, हम कहाँ पर थे, ये रहा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब साइन अप भी है, साइन इन भी है। हम यहाँ जाके साइन इन करते हैं, new@gmail.com, पासवर्ड 123 साइन इन करूँगा। ज़ाहिर सी बात है वो मुझे बार बार वही आईडी देगा, बार बार वही की वही आईडी रिटर्न कराएगा जो आईडी उसने एक बार जाना, लेकिन मुझे साइन अप नहीं करने देगा क्योंकि इस यूज़र का पहले से अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पासवर्ड गलत डालूँगा, ओ अभी तो सॉरी साइन इन करना है ना, पासवर्ड गलत डालूंगा तो साफ सी बात है बोलेगा भाई आपका पासवर्ड जो है ना वो गलत है, क्योंकि जो आप पासवर्ड डाल रहे हो वो उस पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़, कोई भी डेटाबेस अपने पास पासवर्ड स्टोर नहीं रखता, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टोर नहीं है पासवर्ड, सिर्फ यूआईडी दिखा रहा है और यूज़र का ईमेल दिखा रहा है, पासवर्ड नहीं दिखा रहा, क्योंकि पासवर्ड बहुत ज़्यादा मेन फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अच्छा, अब आपने ईमेल सही डाला तो ये सिंपल साइन इन कर रहा है। अब उसी ईमेल से रजिस्टर करना चाहोगे तो रजिस्टर नहीं करने देगा, नया ईमेल डालते हैं, साइन अप करते हैं, तो भाई ये नई आईडी आ गई। सही है, तो इतनी बड़ी तो पंचायत है ही नहीं जितनी हमने समझी थी। सिर्फ ये दो फंक्शन है, साइन अप भी कर रहे हैं, सिर्फ क्या फ़र्क आया है, वही का वही लिखा है firebase.auth, वही का वही लिखा है, सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है साइन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। दोनों को वैल्यू दे दी है, ईमेल की वैल्यू भी दे दी है, पासवर्ड की वैल्यू भी दे दी है। डॉट देन क्यों लगाया कि भाई जब काम पूरा हो जाए तो इसमें कंसोल करा देना, और इसी तरह यहाँ पर भी यही किया है। कैच में हमने एरर दिखा दिया है कि जो भी एरर आ रहा है। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, सिस्टम सबके ओपन है। अब इसको ना सिर्फ यहाँ तक सब ट्राई करें, फिर डेटाबेस को भी करते हैं। अगर सिस्टम सबके ओपन है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना, मैं ये कोड एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम है, घर पे जाके तो होगा नहीं, तो ये कोड मैं रख रहा हूँ। आपने इस कोड को ट्राई करना है, लेकिन एक ये पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल, दूसरी ये वाली फाइल, इसमें आपने चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी के लिए फायरबेस अपनी लगानी है। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जो कांस्टेंट वाली ये लाइन ये हटा रहा हूँ ताकि फायरबेस आपका अपना लगे। तो फायरबेस आपने अपना लगाना है, मतलब यहाँ पर वो जो कॉन्स्ट है फायरबेस, इसके अंदर आपने अपनी कीज डालनी है, इसमें आपने अपनी कीज को डालना है। जी हो गया, गुड यार। आप इधर जाएंगे ना, आप मेन पेज पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ये पड़ी है, बस आपने ये उठा लेना, इसको कॉपी कर लेना है बस।
हाँ मतलब यही आपकी अपनी की है ना, मतलब इस टाइम ये मेरी कीज है ना भैया। जो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी अपनी है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी है। पीसी नहीं चल रहा? ऐसे कितने जिनके पीसी ऑन नहीं हो रहे? एक दो तीन। यार इस साइड पे देखें, ये मेरा खाली पड़े हुए हैं। देखें इस काम को लाजमी करें अभी यहीं पे बैठ के, क्योंकि अभी भी हमारा एक घंटा है, तो इजीली हम डेटाबेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये काम यहाँ पे करेंगे तो ही समझ आएगी, घर पे समझ नहीं आएगी। ये लिंक अगर आप अपने वाली उठाना चाहते हो वो भी उठा लो, वरना मैंने ये सब वहाँ रख दिया है। ये लिंक ये रही, आप यहाँ जाओगे सीडीएन, सीडीएन के अंदर ये पड़ा हुआ। वो भी नहीं चल रहे? अच्छा अरबाज भाई आ रहे हैं वो, यार अरबाज भाई इनके पीसी देखिएगा नहीं चल रहे। हाँ अच्छा मैं ना यूँ यूँ करता हूँ, स्टार्ट से जाके बताता हूँ सबको, ताकि सबके लिए हो जाएगा। आप वही 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 स्टेप करते जाना। फिर से बता रहा हूँ अगेन अकाउंट, हाँ सब सब बता रहा हूँ। हाँ? क्या? ये अच्छा सिस्टम है, बस यू करना है ये। यार मैं तो मेरी बात, जब ज़रूरत है तब कर। बत नहीं फिर इतने के लाया हो मैंने। छोड़ो यार, मैंने बोला था कि चाय चाय लेके आओ। छोड़ो यार छोड़ो। अच्छा अब देखें, अगर किसी का भैया अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल, जीमेल का तो अकाउंट है ना सबका, सर्च करोगे फायरबेस, नीचे आओगे फायरबेस कंसोल। अगर ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके लिए मुश्किल है कि फायरबेस कहाँ से करें, फायरबेस का अकाउंट नहीं बन रहा, बहुत इजी है भैया। सबसे पहले आपके पास कोई भी जीमेल का आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आपका जीमेल का अकाउंट लाजमी लॉगिन हो। जीमेल का अकाउंट लॉगिन है, बस सही है। तो आपने यहाँ पे गए, आपने फायरबेस कंसोल लिख दिया। फायरबेस कंसोल के बाद कुछ इस टाइप का आ रहा है, सिंपल लिखें फायरबेस लिखें, और उसके बाद भले कंसोल भी लिख दें ताकि डायरेक्ट वही लिंक आए। तो ये लिखा है फायरबेस कंसोल, इस लिंक पे आप जाएंगे और इस टाइप का ओपन हो जाएगा। मतलब ये प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आप जाओगे, यहाँ जाके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे। हम क्योंकि इसकी लिमिट पूरी कर चुके हैं तो हमें ये अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास इसकी एक लिमिट होती है कि आप बना सको। हाँ मतलब आपके पास ना कुछ लिमिट होती है ये। अब आप देखो ना इतने ज़्यादा तो इसने बनाने दिए हैं, क्योंकि मेरे को अभी चौथा साल है और हर साल में 3-4 बार तो नया प्रोजेक्ट बनता है, तो इसने इतने तो बनाने दिए हैं तो बहुत है भाई, इतने ही बहुत हैं। अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो बनाने दिए हैं। 20 तक क्या बता, हम कोर्स ही छोड़ जाएं, 20 तो बना सकते हैं ना। जब आपने ये सिंपल बना लिया, यहाँ पे आप कुछ अपना नाम लगाओगे। नाम लगाने के बाद नीचे बटन आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू करोगे। उसके बाद एक और बटन आएगा, उसको आपने इनेबल नहीं करना, उसको डिसेबल करना है। फिर से कंटिन्यू और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ इस टाइप का। आप यस नाम क्या है?
हाँ ऑन मतलब ओपन हुआ, आया नहीं आया? तो भैया ले आओ अगर मसला है तो। फिर आप यहाँ पर गए ऐड, आप ऐड ऐप करोगे, ऐप में आप यूज करोगे वेब। हाँ ये देखिए ना, अब आपने क्या करना है, इसको क्रिएट प्रोजेक्ट सिंपल। ये आपने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपके पास ये ओपन है क्या, सेट है। अब आगे बता रहा हूँ, क्योंकि हम खुद करेंगे ना तो हमें समझ आएगी, अगर मैं करके दे दूंगा ना तो समझ नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास इधर ऐड ऐप का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये 4-5 ऑप्शन दिखाएगा। इसमें ये एंगल ब्रैकेट वाले सैम्पल को आपने सेलेक्ट करना है, ये वाला फर्स्ट वाला iOS के लिए, ये वेब के लिए, ओ ये एंड्रॉयड के लिए, ये वाला वेब पे, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर वाला, अगर किसी का ये सैंपल आगे पीछे आ रहा है तो वो सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये जो है, इस पे आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर आप कुछ भी नाम लिख दोगे। आपने अभी लिख दिया टेस्ट ऐप, उसके बाद आप सिंपल करोगे रजिस्टर ऐप, इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर के बाद आप सिंपल कर दोगे कंटिन्यू, कंटिन्यू टू कंसोल। यहां तक करने के बाद मैं, क्योंकि इसको डिलीट कर देता हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। टेस्ट ऐप, जी तो भैया पूछो ना यार, तुम मुझसे पूछो ना, या आपके साथ बैठे, आपके पास भी नहीं आ रहा। देखिए जिनके पास नहीं आ रहा वो पूछो भैया, जिनके पास जो मसला आ रहा है वो पूछो।
एक चीज़